आज हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट द वायर के बानी और एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन साहब हमारे खास मेहमान होंगे इस सेगमेंट पर। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उस पर आप बात रखेंगे, खास करके हिंदुस्तान की मीडिया ने किस तरह से इसको रिपोर्टिंग की है इस पर और किस तरह से जो है पब्लिक को इन्फॉर्म किया है उसके बारे में हम सिद्धार्थ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। खुशामदीद सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। जी जी, थैंक यू जी। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, मैं इनफैक्ट एक आर्टिकल का एक जो हिंदुस्तान टाइम्स ने कल छापा है उसका एक लाइन में आपको पढ़ना चाहूंगा, पढ़ के बताना चाहूंगा। इसमें वो लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इज एक्सपेक्टेड टू साइड विद प्रो खालिस्तानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जगमीत सिंह एंड यूज हिज पॉलिटिकल लाइन ऑफ टारगेटिंग कैनेडियन हिंदूज ऑन ग्राउंड्स दैट दे आर अपोज्ड टू बोथ सिख्स एज वेल एज मुस्लिम फॉर हिज ओन सर्वाइवल। ट्रूडो इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद अल्लाह फला ऐसा लिखा हुआ है। तो ये समझ कहाँ से आ रही है हिंदुस्तान की मीडिया में और खास करके टेलीविजन मीडिया में, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो श्रोता है, जो सामीन है, इनको मैं ये साफ बता दूं कि कनाडा के अंदरूनी सियासत के बारे में, अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में हिंदुस्तान की मीडिया को कोई खास रुचि और कोई खास नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक अरसे से यहाँ के सहाफी, यहाँ के जो एनालिस्ट हैं कैनेडियन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एनडीपी और लिबरल्स और पीसी इसके बीच में फर्क क्या है इसको अच्छी तरह समझते हैं और जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं इसको इस पे इनकी पकड़ है। ऐसा कुछ नहीं है। गाइडेंस इनका सीधे तौर पे भारतीय विदेश मंत्रालय से आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स था कैनेडियन जो एलिगेशंस हैं, जो विदेश मंत्रालय का जो बयान, जो स्टेटमेंट 14 सवेरे को जारी किया गया, उसमें कनाडा के अंदरूनी सियासत से इस सवाल को जोड़ा गया। तो क्यों एक तरह से विदेश मंत्रालय ने पब्लिक में डाल दिया है और उस क्यू को पकड़ के मुझे लगता है कि अलग अलग पत्रकार बिना सोचे समझे और विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और नॉलेज ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स वो इस बात को घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। और मतलब मैं वैसे ये नहीं कह रहा हूं कि कनाडा की जो अंदरूनी सियासत है उसकी परछाई इस सवाल पे नहीं पड़ रहा है, अवश्य पड़ रहा होगा। ये तो एक जाहिर सी बात है कि डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक रिश्ता है, एक कनेक्शन होता है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इस गंभीर आरोप को कमतर या मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये कह के कि भाई ये सारा जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स है या एक सियासी खेल के कारण इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये इसके पीछे वजह यही है कि लोग कैनेडियन जो इल्जाम है उनको एक तरह से नकारना चाहते हैं, रिफ्यूट करना चाहते हैं। और ये बड़ी आसान बात है ये कहना कि भाई ये कैनेडियन जो प्रधानमंत्री हैं इनके मोटिव्स ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुनाफे के लिए सब कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पे लगभग यही बात हो रही है। और यहाँ पर इसको बहुत अलग तरीके से समझा जा रहा है, क्योंकि अब जैसे हमने देखा आरसीएमपी की तरफ से भी लोगों ने बोला है और इनके जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं सीबीसी वगैरह में भी सुन रहा था, तो उस पर इंडियन मीडिया का काफ़ी जिक्र हुआ है और बहुत ही मतलब मजाक भी उड़ाया गया है कि मतलब ये इनको कुछ मालूम नहीं है या फिर इस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट के साथ जो जाके खड़े हो गए हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे एक यहाँ के एमपी, फॉर्मर एमपी, उनको भी जो है उनकी तजलील की गई है एक टेलीविजन चैनल पर बुला करके, मतलब उनको बोलने नहीं दिया गया है। तो ये जो चलिए इंडिया में हम समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या ये कोई खौफ या कोई फिक्र नहीं है कि इंटरनेशनली आपका मीडिया बहुत बुरी तरह से जो है डिस्क्रेडिटेड हो गया है? आप खुद मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आप इसको कैसे समझते हैं?
एक मीडिया के सामने एक जो मुश्किल का सामना सबको करना पड़ रहा वो ये है कि अभी तक फिलहाल जिन बातों को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है और जो इल्जाम अगर हम माउंटीज की बात करें या कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, मेलानी जॉली की बात करें या ट्रूडो की बात करें, तो अभी तक उन्होंने पब्लिक डोमेन में कोई ऐसे सबूत नहीं पेश किए जिसके आधार पे मीडिया कोई विश्लेषण करे, कोई तजवीज करे। ठीक है, तो अगर इसको एक डिस्पैशनेट तरीके से देखा जाए तो कनाडा की हुकूमत ने कुछ इल्जाम लगवाए हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, और भारत सरकार ने जम के जो है इसको अपोज किया है। ठीक है, तो एक ऐसे सिचुएशन में जहां तथ्य अभी तक सामने नहीं आए, जहां जो कैनेडियन मतलब किस आधार पे माउंटीज ये कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक जो है अलायंस बन गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, किस आधार पे ये कहा जा रहा है, किस आधार पे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अभी तक कोई ऐसे सबूत, ऐसा एविडेंस जो है इसको पब्लिक डोमेन में नहीं पेश किया गया। और मैं सामीन को ये बात मतलब एक तरह से आप कंपेयर करें कि अमेरिका में जो गुरपटवंत सिंह पन्नू मर्डर कंस्पिरेसी मर्डर केस जिस तरह से वो चला है और जिस तरह से मीडिया ने उसको कवर किया है, और कनाडा के जो इल्जाम है और कैनेडियन निज्जर केस को किस तरह से कवर किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि अमेरिका ने एक तरह से एक क्रिमिनल प्रोसेस को कुछ हद तक बढ़ने दिया, और एक इंडाइटमेंट जो है तैयार किया गया और उस इंडाइटमेंट को पब्लिक किया गया, जिसको हम सब पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद शक और शुबा की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने अपने केस को पेश किया है कि भाई फलाने तारीख को दिल्ली के निखिल गुप्ता ने फोन किया और जो है उसने एक हिटमैन को एंगेज किया, और फिर सीसीटीवी के कुछ सीन्स दिखाए उसमें, जैसे नोटों का एक क्लेम था उसमें इंडाइटमेंट में कि $10,000 गनमैन को दिए गए, तो उसकी भी तस्वीर डाली गई चार्जशीट में, इंडाइटमेंट में। तो अमेरिकन जो केस है बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, और उसको जो है ना तो भारत सरकार और ना ही भारत की मीडिया इतनी आसानी से नकार सकता है। ये अलग बात है कि अमेरिका है और कनाडा तो एक सुपर पावर के साथ शायद आप इतनी लिबर्टीज नहीं ले सकते, गाली गलौज तो नहीं कर सकते जिस तरह से ट्रूडो को निशाना बनाया गया है, उस तरह से बाइडेन को नहीं आप कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन ने इस इशू को लीगली पहले पकड़े दिया, और एक पकी हुई सामग्री को पब्लिक डोमेन में पेश करने के बाद डिबेट जो है एक अलग दिशा में पुश किया गया, जबकि कनाडा में इस एलिगेशन को पहले पॉलिटिकल लेवल पे रेज किया गया। बल्कि हम कैनेडियन अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जो निज्जर मर्डर केस है जिसपे 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो वो मुकदमा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, और शायद स्टार्ट भी नहीं होगा जल्दी में, क्योंकि हमने पढ़ा शायद वैंकूवर सन में कि 3 या 4 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो प्रोसिक्यूटर्स ने इकट्ठा किया है उसको थ्रू द डिस्कवरी प्रोसेस इसको शेयर करना पड़ेगा उन अरेस्टेड लोगों के वकीलों के साथ। तो एक लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया भी चलेगी, और उसके बाद ही शायद कुछ सबूत पब्लिक डोमेन में आएगा। तो कैनेडियन सरकार को क्यों ये जरूरी लगा कि इसको पब्लिकली एड्रेस करना हमको चाहिए, क्यों भारत सरकार के खिलाफ एक एलिगेशन लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस हो सकता है कि भारत सरकार के साथ शेयर किया हो और भारत सरकार झूठ बोल रहा हो। ठीक है, क्योंकि कैनेडियंस से कि हम एविडेंस दिखा चुके हैं और इंडियंस उसको डिनाई कर रहे हैं, और हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन हम बहुत
सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में ना ही कनेडियन पब्लिक के साथ ना ही भारतीय पब्लिक के साथ इस केस के का बेसिस और इन गंभीर आरोपों का आधार अभी तक साझा नहीं किया गया है। और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया नैरेटिव हिंदुस्तान में वैसे भी मीडिया काफी हद तक सरकार के इशारे पे चल रही है। ये पिछले 10 साल से एक दुर्दशा है हिंदुस्तान में कि हमारे टीवी चैनल, बड़े अखबार सरकार के इशारों पे तकरीबन नाचते हैं, वेदर इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि बहुत आसान है मीडिया को ये रोल प्ले करना। लेकिन जैसे मतलब एक एट्रीब्यूशन ऑफ मोटिव होता है कि मतलब वो जो हिंदुओं के खिलाफ अब काम होगा, जिस तरह के जो लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि इस तरह से कयास लगाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि चलिए ये तो अब पब्लिक नॉलेज इधर भी है कि हिंदुस्तान का मीडिया अब मोदी साहब का या फिर हिंदुस्तान की सरकार का ताबेदार बन चुका है। लेकिन जिस तरह से फॉरेन किसी भी एपिसोड में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चाहे नेपाल अर्थक्वेक का हो जाए या फिर किसी और ऐसे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर का हो जाए या मोदी साहब कहाँ पे, ये पुराने 80s 90s का मैं देख रहा था, मतलब जो न्यूज़पेपर्स में कम से कम जो रिपोर्टाज होता था, और आज अगर हम देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क मुझे कम से कम नजर आता है। क्या बदल गया है? मतलब एक बोलते हैं कि भाई ऑपर्चुनिज्म है, खुश करना है सरकार को इसलिए हो रहा है। ऑपर्चुनिज्म क्या है या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है हिंदू नेशनलिज्म के प्रति या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नैरेटिव है उसके प्रति? मणि, मुझे लगता है कि जहां तक कूटनीतिक सवाल है, डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं, एक लंबे अरसे से भारतीय मीडिया सरकार के इशारे के बेसिस पे चल रहा था। मतलब ऐसा शायद आपको कोई ऐसा दौर नहीं रहा होगा जहां अगर हम भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात करें या भारत चीन रिश्तों की बात करें या बांग्लादेश या नेपाल की बात करें या श्रीलंका की बात करें, राजीव गांधी से लेके अब तक कम से कम मैं शायद 40 साल से काफी करीबी से देख रहा हूं। और मैं एक्टिवली इंडियन मीडिया में 95 से हूँ। तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, फिर गुजराल, देवेगौड़ा, वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब मोदी। और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को लेके टेंडेंसी रहा है कि मीडिया अपना गाइडेंस विदेश मंत्रालय से लेता है। और मैं ये भी कह दूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है। अगर आप अमेरिका की बात करें या इवन कनाडा या ब्रिटेन, बस आप याद करें इराक वॉर 2003 में बिल्कुल जिस तरह से मीडिया कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर अपनी हुकूमत के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने भरपूर किया। एम्बेडेड जर्नलिज्म टर्म ही आ गया वहां से। बिल्कुल वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का जो सारा फ्रॉड था, उसको वेस्टर्न मीडिया ने आगे बढ़ाया, राइट। तो मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक वीक स्पॉट रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और फ्री मीडिया के साथ ये एक मसला है, ठीक है। लेकिन जो तब्दीली हुई है इंडिया में और जिसका आप जिक्र कर चुके हैं, आपने जमीन आसमान के फर्क की बात की, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इश्यूज को लेके और देश के अंदर जो सामाजिक सवाल हैं, जो सांस्कृतिक सवाल हैं, जो कल्चरल सवाल हैं, इन सवालों पे हमेशा मीडिया ने एक इंडिपेंडेंट तरीके से कवर किया। अगर हम फिरका परस्ती की बात करें, अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, अगर हम समाज में बढ़ता हुआ जो है तनाव, कास्ट इशू को लेके, जेंडर इशू को लेके, पर्यावरण का जो मसला है, लेबर जो मजदूर जमात की जो समस्याएं हैं, जो किसान की जो मुसीबतें हैं, इनको भारतीय मीडिया ने एक इंडिपेंडेंट तरीके से ऑब्जेक्टिवली कवर करने की कोशिश हमेशा की है। लेकिन पिछले 8-10 साल में वो खत्म हो चुका है। तो किसानों का जो आंदोलन था, मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन उसको एक एंटी नेशनल मूवमेंट घोषित कर दिया। यहाँ तक कि इल्जाम लगाया गया कि ये खालिस्तानियों का मूवमेंट है। और जो आदिवासी आंदोलन है उसको नक्सली बोल के डिसमिस किया जाता है। जो दलित और ओबीसी संगठन के जो आंदोलन होते हैं
उसको जो है कास्टिस्ट बोल के डिसमिस किया जाता है। तो ये जो सरकारी एजेंडा है, और अगर हम अक़लियतों की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुल के भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो एक जो फिरका परस्त एजेंडा है, उस एजेंडा को आगे बढ़ाने में भरपूर अपना काम कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि मीडिया प्रोप्राइटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये समझने लगा है कि हमारी आर्थिक फायदा इसमें है, हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट इसी में है कि हम सरकार के साथ काम करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ करें। कुछ प्रोप्राइटर्स और संपादकों में एक विचारधारात्मक लगाव है बीजेपी के साथ, मतलब और वो खुल के जो है हिंदुत्व विचारधारा को प्रमोट करते हैं, उसमें यकीन करते हैं। और कुछ लोग हैं, जो कुछ संपादक हैं, कुछ प्रोप्राइटर्स हैं जो शायद डरे हुए हैं, उनको फिक्र है कि अगर हम सरकार की बातों को आगे नहीं बढ़ाते तो हो सकता है कि हमारे अलग अलग जो इदारे हैं, अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, उनपे कहीं टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड नहीं पड़ जाए। तो मोटा मोटी यही वजह है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके चलते मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन अब जो है जो यहाँ पे एक प्रचलित हम लोग टर्म यूज करते हैं, गोदी मीडिया। बिल्कुल। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन अब गोदी मीडिया बन चुका है, और अब उस काम में विश्वास नहीं करता जो मीडिया का काम होना चाहिए, विच इज कि भाई जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनसे आप सवाल पूछिए, उनसे आप मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछिए, उनसे आप जवाबदेही मांगिए। इन पत्रकारों ने, इन मीडिया इदारों ने उस काम को छोड़ दिया है। तो आपको क्या उम्मीद है कि चीजें बदल सकती हैं, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? हम अब बस समझ ले कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है अगर यही चलता रहा तो? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया का एक क्योंकि डिजिटल जो हमारा जो एक दौर चल रहा है, इसमें मीडिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मतलब कि चलिए, मोदी सरकार ने पूरी तरह से अखबारों पे और टेलीविजन चैनल्स पे अपना पकड़ जमा लिया है, लेकिन बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारा वायर है, और हम एक डिजिपब फाउंडेशन का एक हिस्सा है, जहाँ पे देश भर में 100 से ऊपर मुख्तलिफ जुबानों में, मुख्तलिफ प्रांतों में, प्रदेशों में वेबसाइट पब्लिश हो रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, जो जनता के सवालों को उठा रहे हैं, बहुत बहादुरी के साथ, बहुत एक तरह से निडर होके वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो मीडिया एनवायरनमेंट अब वो नहीं रहा जो 10 साल पहले था। और बल्कि मैं ये भी कह लूं कि जैसे जैसे अखबारों का स्तर और टेलीविजन चैनल्स का स्तर गिर रहा है, जैसे जैसे उनका पतन हो चुका है, वैसे ही जो है पब्लिक अब अपनी मतलब खबरें जानने के लिए वो वेबसाइट्स पे जाते हैं। यूट्यूब चैनल, मतलब शायद ही कोई मतलब नौजवानों में कोई ऐसे लोग होंगे जो अपना टेलीविजन खोल के किसी टीवी चैनल पे जाके खबरें देखेंगे। अधिकांश लोग तो लिंक शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और जो वीडियो शेयर होते हैं, जो वायरल होते हैं, वो रवीश कुमार या आरफा खानम शेरवानी, या मतलब जो अलग अलग जो यूट्यूब पे जो नैरेटिव जो है, जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वायर के हमारे वीडियोज, आरफा हमारी वायर का ही हिस्सा है, और भी लोग हैं, मतलब ये इसका फॉलोइंग ज्यादा है। और मुझे लगता है कि इसलिए मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हूं। आप देख सकते हैं कि इस गुज़िश्ता चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी साहब 400 पार की बात कर रहे थे, तो फाइनली वो 240 पे सिमट गए। तो श्री 400 वो मतलब श्री 400 या उससे ऊपर 420 बनने के लिए निकले थे, लेकिन वो बने तो श्री 240। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इंडिपेंडेंट मीडिया का किरदार था, इसमें वोटर्स का किरदार था, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज का रोल था। तो सिचुएशन फ्लूइड है, और जो कंट्रोल मोदी साहब का रहा है पिछले 10 साल में, वो कंट्रोल नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम अब कनाडा के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनको एक स्पेस मिला, जिस स्पेस को एक्सप्लॉइट करके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते थे कि भाई
हमको विश्व गुरु माना जा रहा है और सारी दुनिया में हिंदुस्तान की चर्चा है। चर्चा तो हो रही है, लेकिन गलत कारणों से हो रही, क्योंकि कनाडा के जो इल्जाम है इन मतलब अब स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया है, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के उनके भी स्टेटमेंट्स आए कि भारत को कोऑपरेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव मोदी साहब बनाना चाह रहे थे और उस ग्लोबल नैरेटिव को जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज करना चाहते थे वो अब शायद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बदल रहा है और मैं जरा सा भी पेसिमिस्टिक नहीं हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। सिद्धार्थ वरदराजन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। श्योर, नाइस टू टॉक टू यू। बाय बाय। बाय बाय।